नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानेंगे। उसका नाम है विराम चिन्ह, जो हिंदी भाषा में अपना एक विशेष महत्व रखता है। हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और विराम चिन्ह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या हिंदी भाषा में इसका महत्व है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ये सब मैं अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो देखो, विराम चिन्ह में विराम का क्या अर्थ है, यानी ये दिया है विराम चिन्ह, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। शाब्दिक अर्थ देखेंगे। शाब्दिक अर्थ, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम, ठहराव अथवा रुकना होता है। क्या होता है विराम का शाब्दिक अर्थ? विराम करना, ठहराव या रुकना होता है। अब देखो परिभाषा क्या कह रही है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या फिर लिखते समय अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में अथवा वाक्यों के अंत में कुछ समय के लिए ठहरना पड़ता है। इसी ठहराव को दर्शाने वाले लिखित चिन्ह, इसी ठहराव को दर्शाने वाले लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिखित चिन्ह या संकेत क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है हमारे जीवन में, कभी कभी कोई कार्य करते वक्त हमें थकान आ जाती है तो हम अपने शरीर को आराम दिलाने के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, विश्राम करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जब हम हमारी इस भाषा को लिखते समय बीच में थोड़ा रुकते हैं या फिर बोलते समय जब सांस लेते हैं तो उस सांस लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ठहराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो ठहराव या रुकना जो होता है वो क्या कहलाता है? विराम, विश्राम कहलाता है या ठहराव कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। तो नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। दो ऐसे सेम मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं। एक बार आपको उसको ऐसे ही पढ़ के देखना है बिना किसी चिन्ह के। तो आप देखो कैसे समझेंगे भी, कहाँ कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखो मैंने पहला वाक्य लिया है रोको मत जाने दो, दूसरा वाक्य वो सेम ही लिया है मैंने, रोको मत जाने दो। अब ऐसे अगर हम पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो किसी प्रकार का कोई जो भावार्थ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग करके देखेंगे, उसके बाद बोल के देखेंगे उसका भावार्थ है वो क्या निकल रहा है, किसी सेंटेंस का भावार्थ है वो क्या कह रहा है। तो देखो मैंने पहले वाक्य में यहाँ कोमा लगा रखी है, विराम चिन्ह लगा रखा है। तो अब इस वाक्य को पढ़ो, रोको मत जाने दो। अब ये क्या कह रहा है, देखो रोको यानी रोको, फिर क्या कह रहा है? मत जाने दो, यानी क्या कह रहा है? भी रोकने का भाव दे रहा है, यानी जाना नहीं है, रुकने के लिए कह रहा है। देखो रोको यानी रोक के रखो, मत जाने दो। अब इसी कोमा को थोड़ा और आगे लगा के देखो आप, यहाँ देखो, अब पढ़ो इसको, रोको मत जाने दो, यानी रोको मत जाने दो, न रोकने का भाव दर्शा रहा है। तो अगर आप विराम चिन्ह का सही से प्रयोग नहीं करते हो तो किसी वाक्य का भाव है वो क्या है? अलग ही हो जाता है। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पेपर में शब्द शुद्धि के जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो देखो, रोको मत
जाने दो, यानी रोकने का भाव दर्शा रहा है। और रोको मत जाने दो किसका भाव दर्शा रहा है? न रोकने का भाव दर्शा रहा है। तो देखो नीचे क्या लिखा है, उपयुक्त दोनों वाक्यों के समान शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दोनों वाक्यों के अंदर क्या हुआ है? समान शब्द है वो प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी केवल विराम चिन्ह के कारण ही दोनों वाक्यों में परस्पर क्या हो गया है? विपरीत अर्थ या विलोम अर्थ दे रहे हैं। यानी दोनों वाक्य क्या है? समान है, लेकिन किसकी वजह से ये विपरीत अर्थ दे रहे हैं? केवल विराम चिन्ह की वजह से। ठीक है, अब आगे देखो, विराम चिन्ह पढ़ने से पहले हर एक विराम चिन्ह का सिंबल आपको आना चाहिए। अगर सिंबल ही आपको याद नहीं होगा तो यूज कैसे करोगे, आप लगाओगे कैसे? तो देखो यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो विराम चिन्ह लिए हैं। अल्प विराम, इसको कोमा बोला जाता है। इसका सिंबल आप देखो ऐसे होता है। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर रुकना। जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, ऐसे राम, सीता, गीता, मोहन, यानी थोड़ी देर रुकना। अल्प विराम का क्या अर्थ होता है? थोड़ी देर रुकना। और अर्ध विराम, सेमी कोलन, इसका सिंबल आप देखो ऐसे होता है। कोमा और ऊपर ऊपर कोमा के ऊपर एक आपको बिंदु ऐसे लगाना है। ठीक है, कुछ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना। ठीक है, पहले तो मैंने ऐसे बोला राम, सीता, गीता। ठीक है, अब राम जा, आगे रुकना है, राम जा रहा है, मतलब आगे जो रुकना है कुछ अधिक देर तक रुकना है। ठीक है, पूर्ण विराम का मतलब होता है जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है और वाक्य के अंत में आता है। पूर्ण विराम कहाँ आता है? तो उसको बोलते हैं फुल स्टॉप। एक खड़ी पाई की तरह इसका सिंबल होता है, आपको देखना है, खड़ी पाई की तरह होता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम को लगाया जाता है। अब है उप विराम। उप विराम कैसा कोलन होता है? देखो, उप विराम में दो बिंदु होते हैं, ऊपर नीचे दिए होते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई दो कथन है, उसको अलग अलग दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उप विराम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आगे देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, इसका कैसे होता है? देखो, खड़ी पाई किसके बताया मैंने? पूर्ण विराम के लिए। तो पहले हम खड़ी विराम पाई लगाएंगे और उसके नीचे क्या करेंगे? एक बिंदु लगाएंगे। तो किसका सिंबल हो जाएगा? विस्मयादि बोधक का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नवाचक में देखो, क्वेश्चन मार्क होता है ये प्रश्नवाचक, ये तो शायद आप सभी को आता ही होगा। ऐसे लगाया जाता है, इसका सिंबल आपको याद रखना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में क्या होता है? एक ऐसे लाइन की तरह होता है योजक चिन्ह। ठीक है, किसके बीच में लगता है? जो दो अपोजिट होते हैं ना। प्रश्नवाचक किसमें होता है? जो किसी से क्वेश्चन किया जाता है उसके अंत में लगाया जाता है। और योजक चिन्ह है ना, जब दो अपोजिट आते हैं, अपोजिट के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात लिखी गई हो या बोली गई हो, उसको हम हूबहू लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे डबल कोमा के अंदर इसको क्या करते हैं? बंद करते हैं, तो दोहरा उद्धरण हो जाता है। और जब एक कोमा के अंदर हम करते हैं तो एक हैरा उद्धरण होता है। तो अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, तो उद्धरण चिन्ह भी होता है। तो जब एक कोमा के अंदर बंद करेंगे, एक ही कोमा लगाएंगे, तो एक हैरा उद्धरण कहलाएगा। जब डबल कोमा लगाएंगे तो क्या दोहरा उद्धरण कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है। लघु चिन्ह, लघु चिन्ह का ये सिंबल होता है ऐसे गोल बिंदु की जैसा होता है। ये किसके लिए काम आता है? प्रसिद्धि के लिए काम आता है। किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में प्रयुक्त करने के लिए काम आता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार विवरण चिन्ह देखो, विवरण चिन्ह कोई एक, मतलब जैसे मैंने ले ली संज्ञा के प्रकार, फिर आगे उसका विवरण करना है, वे कितने होते हैं। किसी चीज़ का विवरण करने के लिए, किसी चीज़ को विस्तार में बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और रेखांकन, रेखांकन क्या होती है? अंडरलाइन होती है।
जब पूरे सेंटेंस में किसी एक वाक्य या शब्द, पूरे सेंटेंस में किसी एक शब्द या किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से दिखाना हो तो क्या किया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है। ठीक है, आगे देखो, त्रुटिपूरक चिन्ह ये क्या होता है, जो कोई हमारा एक वाक्य लिखा होता है उसमें हम किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं, बीच में कुछ छूट जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए, दर्शाने के लिए ऐसा सिंबल लगाया जाता है, उसको त्रुटिपूरक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, पदलोप, लोप होना मतलब गायब हो जाना। पदलोप में क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई बोलते हैं, बोलते बोलते बीच में रुक कर फिर आगे बोल जाते हैं, बीच में जिस चीज़ का लोप होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डॉट 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 ऐसे लगाते हैं, ये इसका सिंबल होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने महत्वपूर्ण चिन्ह लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब एक एक को विस्तार से जानेंगे, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले तो आप देखो, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, भी कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, नीचे 18, 19, 17, 20, तो आपको देना है भी 20 होती है। ठीक है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम जो खड़ी पाई के रूप में प्रयोग होता है हमारी हिंदी में, छोड़कर अन्य विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भी कौन से विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, तो पूर्ण विराम जो है खड़ी पाई के रूप में उसका सिंबल होता है, उसको छोड़कर। फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विकांता प्रसाद ने संख्या कितनी मानी है, 20 मानी है, तो उनमें से कितने हिंदी के हैं और कितने इंग्लिश के हैं, तो आपको बताना है। एक हिंदी का है, बाकी जो 19 बच गए वो किसके हैं, इंग्लिश के हैं। ठीक है, अंग्रेजी से लिए गए, आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे पूर्ण विराम क्या है। नेक्स्ट में देखो आप, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को हम जानेंगे। पूर्ण विराम को आपको ये इसका सिंबल याद रखना है, एक खड़ी पाई की तरह एक डंडा होता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। क्या होता है, पूरी तरह रुकना या ठहरना। जब कोई हम सेंटेंस लिखते हैं और जब वो सेंटेंस पूरा हो जाता है, जब उसके अंत में लगाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, पूरी तरह रुकना या ठहरना। कोई वाक्य का अंत होता है, पूरी तरह रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले तथा विचारों के तार पूर्णतः टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करके जो मैंने लिखा है वो आप विशेष रूप से याद रखना। नोट, देवनागरिक लिपि पूर्ण विराम के रूप में खड़ी पाई स्वीकार किया गया है। देवनागरिक लिपि में पूर्ण विराम के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, खड़ी पाई के रूप में स्वीकार किया गया है। रोमन लिपि का फुल स्टॉप का उपयोग यूज हम नहीं कर सकते। कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, वो पूरा हो गया तो उसके अंत में हमें खड़ी पाई का ही प्रयोग करना होगा, खड़ी पाई का ही सिंबल लगाना होगा। हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी देवनागरिक लिपि में पूर्ण विराम के रूप में खड़ी पाई को ही स्वीकार किया गया है, इसलिए पूर्ण विराम को खड़ी पाई भी कहते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, खड़ी पाई किस चिन्ह का दूसरा नाम है, तो आपको याद रखना है पूर्ण विराम का दूसरा नाम खड़ी पाई बोला जाता है। अब इसको देखो, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नीचे मैंने लिखा है, मेरे पिताजी बाजार गए हैं। अब देखो वाक्य पूरा हो गया, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, बाजार गए हैं। उसके बाद हमें नहीं पता अभी क्या किया है, क्या कर रहे हैं, बस हमारे पिताजी क्या है, बाजार गए हैं, वाक्य पूरा हो गया। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के एंड में, अंत में क्या लगाते हैं, हम खड़ी पाई का निशान लगाते हैं। ठीक है, उसको पूर्ण विराम बोला जाता है। उसी प्रकार शाम का समय था, शाम का समय था, बस इतना ही पता चल रहा है कि शाम का समय था, तो वाक्य क्या है, हमारा पूरा हो गया।
तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब आगे मैंने नोट लगा के लिखा है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण विराम का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो देखो, प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्धाली के बाद भी पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। अब आप कहोगे भी ये अर्धाली क्या है, तो देखो, अर्धाली किसी छंद या छंद का आधा भाग अर्धाली कहलाता है। कोई छंद हो, कोई दोहा हो, चौपाई हो, जब उसका आधा भाग होता है वो क्या कहलाता है? अर्धाली कहलाता है। जैसे आप देखो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए। तो ये क्या है? ये किसी दोहे या छंद या चौपाई का क्या है? आधा भाग है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम लगाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। जब दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो डबल लगाना होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक पंक्ति के अंदर किसी दोहे की दो पंक्तियों में से प्रथम पंक्ति में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किस पंक्ति में? प्रथम पंक्ति में पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरी पंक्ति को जब हम बोलते हैं तो डबल पूर्ण विराम होता है, ठीक है, दोहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो क्या लगाना होगा? डबल यानी दोहरा पूर्ण विराम में लगाना होगा। अब आपको समझ में आ गया भी अर्धाली क्या है? छंद का आधा भाग होता है वो अर्धाली कहलाता है। विशेषकर चौपाई का आधा भाग होता है ना, वो अर्धाली के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम, जिसे हम कोमा बोलते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है अल्प विराम। उसे क्या बोला जाता है? कोमा बोला जाता है। कोमा का सिंबल देखो आप, ऐसे ऐसे लगाया होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, कितना थोड़ी सी देर रुकना पड़े, अल्प विराम यानी कोमा सिंबल आप याद रखना है, ऐसे इन्वाइटेड होता है, ठीक है। तो जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, कितना रुकना पड़े? थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए, किसको? एक से अधिक जो वस्तु होती हैं उसको दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। दो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो यानी थोड़ी देर रुकने के लिए, या फिर दो वस्तुओं को, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखो, अपने तन मन धन से अध्ययन के प्रति समर्पित रहो। अपने तन फिर लगा दिया, देखो, फिर मन, यानी तन मन धन से अध्ययन के प्रति क्या रहो? समर्पित रहो। यानी थोड़ी देर के लिए क्या होता है? रुकना होता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, मैंने नोट करके लिखा है भी अल्प विराम का और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अल्प विराम दो संज्ञाओं, कितनी? दो संज्ञाओं, सर्वनामों या विशेषण एवं क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एक तो थोड़ी देर के लिए, एक अधिक से वस्तुओं को दर्शाने के लिए, दूसरा दो संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं को अलग अलग रूप में प्रयुक्त करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैसे? देखो, मैं आप और वे, मैं आप और वे, यानी थोड़ी देर के लिए मैं आप और वे। तो इसमें क्या है? सर्वनाम को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। राधा नया मोना, ये क्या है? राधा नया मोना, ये सब संज्ञा है। राधा नया मोना ऐसे जब बोलते हैं हमें,
तो ये संज्ञा है, यानी संज्ञाओं को अलग अलग दिखाने के लिए। छोटा, पतला, गोरा ये विशेषण है, इसको अलग अलग दिखाने के लिए पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, ये क्या है, पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना। ऐसे थोड़ी देर रुके हम, देखो पढ़ना, फिर लिखना, खेलना, दौड़ना, यानी क्रियाओं को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, जब वाक्य में यह, वह, तो, तब या अब का लोप हो, तब भी किसका प्रयोग करेंगे, हमें अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब आपको याद रखना है भी, अल्प विराम एक कोमा की तरह लगाया जाता है, इन्वर्टेड कोमा होता है, और थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। संज्ञा या क्रिया या विशेषण को अलग अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर वाक्य के अंत में, वाक्य में यह, वह, तो, सब या अब का लोप हो जाए, तब क्या किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, मुझे जो करना था कर दिया, तुम जानो, मुझे जो करना था कर दिया, तुम जानो। अब यहाँ किसका लोप हुआ है, अब तुम जानो, किसका लोप हुआ है, अब का लोप हुआ है। इसी प्रकार नीचे देखो, वे लोग कब तक आएंगे, कहा नहीं जा सकता, वे लोग कब तक आएंगे, कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ किसका लोप हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता, किसका, यह का लोप हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अर्धविराम। अर्धविराम कैसा होता है, अल्प विराम में ऐसे कोमा होती है, और अर्धविराम में ऊपर क्या लगाया जाता है, छोटा बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम का मतलब तो खड़ी पाई होती है, और जब वाक्य का अंत हो जाता है, एंड होता है, तो हम ऐसे खड़ी पाई लगाते हैं, यानी पूरा वाक्य को बोला जाता है। और अल्प विराम को, अल्प विराम में थोड़ा रुकना होता है, लेकिन तो अर्धविराम में आपको ध्यान में रखना है, कोमा भी होता है और ऊपर छोटी एक बिंदु लगी होती है। जहाँ पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा वाक्य है, पूरा हो जाए, अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, लेकिन अर्धविराम इन दोनों के बीच का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, इनके बीच में होता है, यानी पूर्ण विराम से तो क्या होगा, कम, और अल्प विराम से अधिक समय तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम से तो कम समय लगेगा, लेकिन अल्प विराम से अधिक समय तक रुकना हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखो, अगर सोना, सोना कानपुर, सोनू क्या है, कानपुर चला गया, कहाँ चला गया, कानपुर चला गया, यहाँ रुकना है। आप बेफिक्र रहें, यानी इसमें क्या होता है, दो वाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे के साथ अपना भाव दर्शाता है। अब सोनू कानपुर चला गया, तो आप क्या रहें, बेफिक्र रहें। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है भी सोनू है वो कहाँ चला गया, कानपुर चला गया। किससे पता चल रहा है भी, क्या रहें आप, बेफिक्र रहें। इसी प्रकार बिजली चमकी, बिजली चमकी, फिर थोड़े रुके, फिर भी बरसात नहीं हुई। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपना भाव दर्शा रहे हैं। यानी बिजली चमकी और फिर भी बरसात नहीं हुई। इसमें मैंने नोट लगा के लिखा है, आपको ध्यान देना है। दो वाक्यों में विरोधपूर्ण विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कोई दो वाक्य हो, उसमें विपरीत अर्थ को दर्शाना हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, अर्धविराम में का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो, भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह है वो नहीं रहे, इतना बोलेंगे, भगत सिंह नहीं रहे, फिर अर्धविराम लगाएंगे, वो क्या हो गए, अमर हो गए, यानी एक दूसरे के विपरीत है। अब भगत सिंह नहीं रहे, वो क्या हो गए, अमर हो गए। जब दो वाक्य में विरोधपूर्ण या विपरीत अर्थ प्रकट करना हो, तो किसका उपयोग करेंगे, अर्धविराम चिन्ह का उपयोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप,
उपविराम। उपविराम में क्या है? यह विराम चिन्ह विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता है। अब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता है, तो आपको उत्तर देना है उपविराम। इसका सिंबल ऐसे दो ऊपर नीचे बिंदु लगे होते हैं, ठीक, आपको ध्यान रखना है। हिंदी में जब किसी कथन या शब्द को अलग से दर्शाना हो या शिष्य को अलग दिखाना हो तो उसमें हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जब कोई शब्द या कथन उस या शीर्षक को जब अलग अलग दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं। उपविराम क्या होता है? किसी शब्द की सीमा को निर्धारित करता है। हमने शब्द लिखा, उसके बाद उपविराम लगाया, तो अब वो उस सीमा की क्या करेगा? उस सीमा को निर्धारित करेगा। अगर उस शब्द के बारे में हमें गुण बताने हैं तो उसमें क्या बता पाएंगे? हम लाभ या गुण ही बता पाएंगे, ठीक है, दोष नहीं बता सकेंगे। ये क्या करता है? किसी शब्द की सीमा को निर्धारित करता है। किसी कथन या शीर्षक को अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कोई शब्द लिया विज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये क्या है? शीर्षक है। इस पे आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो जब आप विज्ञान लिख के यहाँ उपविराम का प्रयोग, उपविराम चिन्ह का प्रयोग करोगे, अगर वरदान नाम लिखोगे तो केवल उसके लाभ ही बता पाओगे आप। यानी यहाँ अब क्या होगी? इस शब्द की सीमा है वो निर्धारित हो गई। वरदान, अगर वरदान लिखा है तो आप केवल उसके लाभ ही बता पाओगे। अगर अभिशाप लिखा है तो उसके दोष ही आप बता पाओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाटक या एकांकी लेखन में भी जो पात्रों के नाम होते हैं उसके बाद क्या किया जाता है? उपविराम का प्रयोग किया जाता है। कोई नाटक है, कोई एकांकी है, उसके जो पात्र होते हैं उसके नाम के बाद क्या लगाया जाता है? जैसे ये महाराजा, कोई नाटक, उसका जो पात्र है चंद्र, ठीक है, चंद, तो चंद के आगे हम क्या लगाएंगे? उपविराम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आगे वाला शब्द लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। इसमें क्या होता है? इसका सिंबल खड़ी पाई की तरह ही होता है, लेकिन नीचे छोटा एक बिंदु लगा होता है, आपको ध्यान रखना है। खड़ी पाई की तरह होता है लेकिन छोटा बिंदु लगा होता है। इसे आश्चर्य सूचक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आश्चर्य सूचक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक विस्मय सूचक चिन्ह, इसका सिंबल कैसा होता है? खड़ी पाई के जैसा होता है, लेकिन नीचे क्या लगा होता है? एक बिंदु के जैसा लगा होता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी पहचान में हम क्या क्या याद रखेंगे? देखो, अब आप है ना विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है उसकी पहचान में क्या क्या याद रखोगे? देखो, हर्ष, विषाद, उल्लास, प्रेम, बधाई, प्रशंसा, शुभकामना, निंदा, घृणा, ग्लानि, शोक, दुख, भय, करुणा, दया, विस्मय, यानी विस्मय को क्या बोलते हैं? आश्चर्य बोलते हैं, आदि। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं, किसी वाक्य से पहले आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखो, एक दूसरी बात और ध्यान रखनी है, यानी मनोविकारों या मन के आवेगों को प्रकट करने वाले शब्द एवं वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मनोविकारों या मन के आवेगों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, अरे तुम कब आए। यहाँ क्या हुआ है? किसी को देख के आश्चर्य हुआ है आपको। क्या हुआ है? किसी को देखे अरे, तो फिर क्या लगाएंगे? अरे, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। तुम कब आए, उसके बाद तुम कब आए। ये यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं किया गया है, देखकर आश्चर्य हुआ है। जहाँ देखकर किसी को आश्चर्य हो वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते आप, ठीक है, विस्मयादि का ही प्रयोग होता है। तो अरे तुम कब आए, तो किसी को देख के आपको क्या हुआ है? आश्चर्य हुआ है, तो ये आश्चर्य के लिए आया है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो शाबाश, फिर हम क्या लगाएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसके लिए आया है? प्रशंसा के लिए। वाह, कितना सुंदर बगीचा है,
क्या की गई है, बगीचे की प्रशंसा की गई है। वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो प्रशंसा के लिए आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अरे शाबाश वाह, गलानी, दुख, शोक, हर्ष, उल्लास, ये सब जब आते हैं ना तो उससे पहले उसके बाद क्या लगाया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का तो सिंबल आप जानते ही हो, यानी किसी से जब क्वेश्चन किया जाता है या कोई प्रश्न लिखा जाता है तो हम ऐसे करके लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों अथवा शब्दों के अंत में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है या कोई शब्द पूरा हो जाता है उसके बाद लगाया जाता है। लेकिन इसकी पहचान में आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से शब्द आएंगे जहाँ हम प्रश्नवाचक शब्द का यूज कर सकते हैं। वाक्य में क्या, क्यों, कौन, कब, कितना, कहाँ, कैसे आदि शब्द प्रयुक्त होकर प्रश्न का भाव उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कितने बजे आएंगे, ये क्या किया गया है, आप कितने बजे आएंगे, किसी ने आपसे क्या किया है, क्वेश्चन किया है। जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, ये ऐसे देखो तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी आपको किसी ने क्वेश्चन किया है, भी आपका नाम पूछा जा रहा है, भी तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नोट करके मैंने लिखा है, ध्यान रखना है आपको भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब वक्ता या लेखक, वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाले का उद्देश्य वास्तव में प्रश्न पूछना हो तथा वह उत्तर जानने का इच्छुक हो। कहाँ किया जाता है, जो कोई वक्ता यानी बोलने वाला या लिखने वाला, लेखक का उद्देश्य वास्तव में प्रश्न पूछना हो अथवा उत्तर जानने का इच्छुक हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नोट में देखो क्या लिखा है, जब प्रश्न आज्ञा के रूप में पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई प्रश्न अगर आज्ञा के रूप में आपसे पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो इसमें क्या आएगा, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, तो खड़ी पाई का चिन्ह आएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, जब आपको कोई आज्ञा के रूप में प्रश्न करता है तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, खड़ी पाई का रूप आता है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है किसी दो शब्दों को जोड़ना। योजक ऐसे सिंबल होता है, एक लाइन की तरह होता है लेकिन छोटा होता है, थोड़ा ध्यान रखना। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़कर एक समस्त पद बनाता है, किंतु शब्दों का जो स्वतंत्र अर्थ है वो बना रहता है। कोई दो शब्द होते हैं उनको जोड़ देता है लेकिन उसके बाद भी उन शब्दों का स्वतंत्र अर्थ है वो बना रहता है। जैसे नीचे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है माता पिता, माता पिता के बीच में क्या लगाया है, योजक चिन्ह लगाया, माता योजक चिन्ह फिर पिता लिखा है। तो ये माता पिता को आप जोड़ के लिख सकते हो लेकिन फिर भी दोनों का क्या है, अपना अपना स्वतंत्र महत्व है। ठीक है, पिता योजक चिन्ह फिर पुत्री, तो जब पिता पुत्री समस्त पद बनते हैं तो पुत्री का अपना अलग महत्व है, पिता का अपना अलग महत्व है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ दो शब्दों को जोड़ने का कार्य किया जाए, एक समस्त पद बनाया जाए और दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ बना रहे, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखो, विशेषकर आपको द्वंद्व समास ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा द्वंद्व समास किस में आता है, योजक चिन्ह के अंदर ही आता है। पूरा का पूरा जो द्वंद्व समास है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का। समासिक पदों में विशेषकर द्वंद्व समास के पदों के मध्य जैसे पाप योजक चिन्ह पुण्य, जय फिर योजक चिन्ह पराजय, फिर लाभ हानि फिर बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, कोई संज्ञा शब्द है वो बार बार आए तो उसके बीच में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, पुनरावृत्ति का मतलब है कोई शब्द एक से अधिक बार आना, पुनरावृत्ति कहलाता है। जैसे घर, घर दो बार आया है तो घर क्या है, संज्ञा है, घर यहाँ क्या है, संज्ञा है। सीधा सादा बार बार, तो देखना है घर घर, तो घर घर के बीच में क्या है, योजक चिन्ह का निशान आया है। जब दो कोई संज्ञा शब्द आ जाए और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए तो आपको ध्यान रखना है
किस चिन्ह का प्रयोग करना है, योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। जब दो शब्दों में एक शब्द निरर्थक हो जाए, यानी निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही न रह जाए, जैसे दो शब्द दिए गए हों उसमें से एक शब्द का कोई अर्थ ही न रह जाए, तो उसके बीच में भी हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे चाय बाय, तो चाय का तो अर्थ है लेकिन बाय का वैसे कोई अर्थ नहीं होता, तो इसमें योजक चिन्ह आएगा उल्टा उल्टा। तो इसमें फल वल, तो फल होता है, फ्रूट होता है, लेकिन बल किसी प्रकार का वो कुछ नहीं होता, बल तो आदि के रूप में आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा, आपको ध्यान रखना है। अब दो संख्यावाचक शब्द या विशेषण के मध्य कोई संख्या आ जाए, विशेषण आ जाए, तो उसके बीच में भी हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 10, 20, 50, 60, 1/4, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, 10 योजक 20, 50 योजक 60, 1 योजक चौथाई। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो सा से सी से जुड़े हों, ऐसे विशेषण शब्द जो सा से सी से जुड़े हों, उसके बीच में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, अधिक से अधिक, तो अधिक योजक से योजक अधिक। ठीक है, थोड़ा सा, तो बीच में योजक चिन्ह का, ज़्यादा से ज़्यादा, तो बीच में किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, किसी की तुलना करनी हो, तुलना के अर्थ में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तुलना दर्शानी हो, सा से सी के से पहले क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह। लक्ष्मण सा भाई, तो सा से पहले क्या लगा देंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे। सीता सी माता, सीता सी माता, तो सीता सी से पहले क्या लगा देंगे, सी से पहले ये योजक चिन्ह लगा देंगे। देखो सा से पहले योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी की तुलना की जाए, तुलना के अर्थ में सा सी आए, तुलना के अर्थ में क्या आए, सा सी आए, तो आपको उसके बीच में सा से पहले, सी से पहले या से पहले क्या लगाना है, योजक चिन्ह लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब है निर्देशक चिन्ह, ये योजक जैसा ही होता है, योजक थोड़ा ऐसे छोटा होता है और निर्देशक ऐसे थोड़ा बड़ा होता है, आपको ध्यान रखना है, इतना ही अंतर है। निर्देशक ये योजक चिन्ह से कुछ बड़ा होता है, किसी व्यक्ति के कथन युक्ति को दर्शाने, किसी व्यक्ति का जो कथन या युक्ति है उसको दर्शाना होता हो, तो उस कथन से पूर्व हम क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने जो शब्द या कोई युक्ति बोली है उसको दर्शाना है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो आप, मोहन ने कहा, अब मोहन ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, क्या नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, तो इस ये मोहन का क्या है, मोहन का डायलॉग है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। वार्तालाप में जो किसी की दो के बीच वार्तालाप चल रही है, तो वक्ता के नाम के बाद, जैसे नेहा तुम कहाँ जा रही हो, नेहा तुम कहाँ जा रही हो, तब लगाएंगे। तो फिर नेहा का क्या जवाब आता है, रेखा क्या कहती है, रेखा मैं बाजार जा रही हूँ, तो ये रेखा का डायलॉग है, यानी किसी के डायलॉग को प्रयुक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर कोई विवरण देना हो, देने के लिए भी निर्देशक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। किसी चीज़ का विवरण देना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो कैसे, जैसे साहित्य के दो भाग, यानी किसी के पार्ट को बताने के लिए, किसी पार्टों को समझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसका पूरा विस्तार से बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विवरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। गद्य और पद्य, क्या है, गद्य और पद्य साहित्य के दो पार्ट या भाग है। अब उसका विस्तार करने के लिए हम साहित्य के दो भाग, फिर क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह, उसके बाद गद्य और पद्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो विश्राम चिन्ह के, जो विराम चिन्ह के बाकी पॉइंट बच गए, कल वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।